बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और चैप्टर नंबर 1 का 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का लास्ट टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट भी है और इसको समझना भी ज़रूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स के लिए समझना मुश्किल होता है और इसके अंदर एक टेबल है, ट्रेस टेबल जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, इसको भी समझना ज़रूरी है। मेन हमारा लेक्चर इसी चीज़ के ऊपर है, तो ध्यान से आपने समझना है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ इसको ध्यान से देखिएगा। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए जो कि इजी वर्डिंग में मैंने लिखे हुए हैं, उसके लिए भी आप स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर को ध्यान से समझना है, इसमें एक भी पॉइंट मिस हो गया तो अगली समझ नहीं आएगी। देखें, जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स, यानी एल्गोरिदम की हम बात कर रहे हैं ना। हमने लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा उसमें एल्गोरिदम की हम बात करते आ रहे हैं पिछले 2 लेक्चर से। तो एल्गोरिदम को जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, एल्गोरिदम को जब हम देख रहे होते हैं, हम चेक करते हैं कि एल्गोरिदम हमारा ठीक है या नहीं। जब हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं तो उस दौरान हमारे सामने कुछ एरर्स आते हैं, कुछ मिस्टेक्स आती हैं। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि मिस्टेक्स को हम फाइंड कैसे करते हैं और फिर उनको करेक्ट कैसे करते हैं। यानी जो मिस्टेक्स आ गई हैं, एल्गोरिदम हमारा गलत हो गया है, उसमें कोई गलती आ गई है, तो वो जो गलती आई है वो हमने कैसे पकड़नी है और फिर हमने उस गलती को रिमूव कैसे करना है, उसको करेक्ट कैसे करना है। ये चीज कहलाती है आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। अच्छा, कई दफा ऐसे होता है कि एल्गोरिदम में कोई ऐसा एरर आता है जिस वजह से हमें पता लगता है कि एल्गोरिदम काम ही नहीं कर रहा, वो तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा एरर, ऐसी मिस्टेक आ जाए कि एल्गोरिदम काम सही कर रहा है, हमें वो आंसर भी दिखा रहा है, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर रहा है, लेकिन जो हमें सोल्यूशन दे रहा है, वो हमें जो रिक्वायर है सोल्यूशन, जो हमें सोल्यूशन चाहिए, उससे थोड़ा सा हट के हमें आंसर दे रहा है, मतलब मुकम्मल सही आंसर नहीं दे रहा। फर्ज कर लें आपने कैलकुलेटर पे करना था 2+3, ठीक है, तो आपने जब किया 2+3 तो गलती से प्लस की जगह आपसे मल्टीप्लाई का बटन प्रेस हो गया। आपके मुताबिक 2+3 का आंसर चूंकि 5 होता है, तो आपके मुताबिक स्क्रीन पे 5 नजर आना चाहिए था, लेकिन स्क्रीन पे क्या नजर आ जाएगा? 6 नजर आ जाएगा। उसने तो अपने मुताबिक सही काम किया। क्यों? क्योंकि आपने मल्टीप्लाई कहा था, उसने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन गलती आपसे हुई है। अब आंसर भी तो गलत ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पे अंदर अंदर कोई गलती आपसे हुई है, एल्गोरिदम के अंदर कोई छोटी सी मिस्टेक है। इस तरह का जो एरर आता है, जो हमारी अपनी गलती की वजह से होता है, जिसमें हम लॉजिक रॉन्ग लगा देते हैं, हमारी लॉजिक ही रॉन्ग थी। हमने प्लस करना था, हमने गलती से मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ 2+3 करना था, 2+4 लिख दिया गलती से, 4 का बटन प्रेस हो गया कैलकुलेटर पे, तो वो हमें आंसर 6 दे देगा, जबकि हमें आंसर 5 रिक्वायर था। तो आंसर गलत आ जाता है। ऐसी सिचुएशन जो होती है, इस तरह का जो एरर होता है, इसे कहते हैं लॉजिकल एरर। ये याद रखना है, जिसमें हम खुद गलती कर बैठते हैं। उसे क्या पता कि कैलकुलेटर को क्या पता कि इसने 4 लिखना था या 2 लिखना था या मल्टीप्लाई करना था, प्लस करना था। उसे तो जो कहा, उसने देखा कि सही है, कोई एरर नहीं है, उसने आंसर दे दिया। इस तरह के जो एरर्स होते हैं उनको फाइंड करने के लिए हम ट्रेस टेबल का इस्तेमाल करते हैं। अब इस ट्रेस टेबल को समझना जरूरी है, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल देखते हैं एल्गोरिदम की। एक एल्गोरिदम करते हैं, फिर आपको इसी एल्गोरिदम के मुताबिक ये ट्रेस टेबल समझाऊंगा, क्योंकि बुक में भी यही एग्जांपल है, तो हम भी इसी एग्जांपल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखें, सबसे पहले मैं आपको इस एल्गोरिदम का सिनेरियो समझा देता हूं। जिस तरह हमने पीछे एल्गोरिदम्स किए, फ्लो चार्ट्स किए, उनसे पहले मैं उसका सिनेरियो आपको समझाता रहा हूं, तो इसका भी जरा सिनेरियो समझ लें। सिनेरियो ये है, बुक में वैसे मेंशन भी है, एग्जांपल के तौर पे उसने ये दिया हुआ है, किया भी हुआ उसने। वो कहता है जी कि आपने ये करना है कि आपके स्कूल में आपको एक टास्क दिया गया है कि वॉलीबॉल के प्लेयर्स जो हैं, आपने उनको इकट्ठा करना है स्कूल में से, ठीक है। और वो जो वॉलीबॉल के प्लेयर्स हैं, उनमें से भी आपने सिर्फ वही स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने हैं जिनकी हाइट 144 सेंटीमीटर से 164 सेंटीमीटर के बिटवीन है, मतलब 144 से 164 सेंटीमीटर के दरमियान जिनकी हाइट है, वो स्टूडेंट्स आपने पिक करने हैं। बाकी जिनकी हाइट 144 सेंटीमीटर से कम है या 164 सेंटीमीटर से ज्यादा है, मतलब ये रेंज है, इसके दरमियान दरमियान जो है उनको आपने पिक करना है, बाकियों को निकाल देना है, चाहे वो वॉलीबॉल के जितने मर्जी अच्छे प्लेयर हों। ये क्राइटेरिया है। अब फर्ज करते हैं कि हमारे पास जो है वो 8 स्टूडेंट्स हैं। अब हमने चेक करना है इन 8 स्टूडेंट्स में से किन की हाइट 144 से 164 सेंटीमीटर के दरमियान है। जिनकी हाइट 144 से 164 सेंटीमीटर के दरमियान है उनको पिक कर लेना, बाकियों को नहीं करना। फिर बताना है कि भाई 8 में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि वॉलीबॉल खेल सकते हैं। अब कितने हैं 8 में से, ये कैसे पता लगेगा? सबकी बारी बारी हम हाइट को चेक करेंगे कितनी है। अगर तो वो 144 से 164 सेंटीमीटर के दरमियान लाई करती है और इसमें 144 और 164 भी शामिल है, मतलब एक स्टूडेंट है जिसकी 144 हाइट है,
सेंटीमीटर वो भी शामिल हो जाएगा, और जिसकी 164 है वो भी हो जाएगा। 144 से कम वाला नहीं होगा और 164 से ज्यादा वाला नहीं होगा, ठीक है। तो अलग अलग हर स्टूडेंट की हाइट को चेक करेंगे और देखते जाएंगे कितने स्टूडेंट हमारे पास हो गए। जो इसके दरमियान में आता जाएगा उसको हम लिखते जाएंगे, 1 हो गया, 2, 3, 4, जितने भी होंगे। एट द एंड हम बता देंगे कि 8 स्टूडेंट्स में से 4 हैं या 5 हैं या 2 हैं, जितने भी हैं वो हम बता देंगे। उसके लिए हमने एल्गोरिथम बनाना है। अब एल्गोरिथम को समझिए जरा ध्यान से। सबसे पहले एल्गोरिथम हम स्टार्ट करते हैं, उसी तरह से मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया एल्गोरिथम को। स्टेप नंबर 1 पे, स्टेप नंबर 2 पे सेट काउंट टू 0। काउंट को वैल्यू 0 दी, आपको पता है एल्गोरिथम में हम सेट करते हैं वैल्यू किसी भी नंबर की। तो यहाँ पे काउंट एक वेरिएबल लिया है हमने, वेरिएबल समझ लें या ये कोई वैल्यू का नाम कह लें। काउंट को मैंने 0 कह दिया। ये काउंट क्या है? ये वो गिनती हमने गिननी है जो स्टूडेंट्स हाइट के अंदर आएंगे 144 से 164 के अंदर, उनको हम जो है वो इस गिनती के अंदर शामिल करते जाएंगे। शुरू में काउंट 0 है, जब एक स्टूडेंट आ जाएगा भाई ये जो है एलिजिबल है स्टूडेंट, ये इस हाइट के अंदर आता है, इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, तो काउंट की वैल्यू 1 कर देंगे। फिर काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी। और जब कोई ऐसा स्टूडेंट आएगा जिसकी हाइट 144 से कम या 164 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो फिर काउंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। काउंट क्योंकि हमने उसको तो रखा ही नहीं है, उस प्लेयर को हमने रखा ही नहीं, उस प्लेयर को तो हमने निकाल दिया। हम बढ़ाएंगे तब काउंट की वैल्यू जब कोई प्लेयर हमारा हम सिलेक्ट करेंगे। तो काउंट की वैल्यू शुरू में 0 है। उसके बाद सेट ऑल हाइट्स टू, जितनी भी हाइट्स हैं स्टूडेंट्स की, उनमें से एक स्टूडेंट की हाइट 154 है, एक की 140 है, एक की 155 है, एक की 164 है, 144 है, 166 है, 160 है और 143 है। ये हमारे पास हाइट्स हैं। ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट ध्यान से समझिएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास 8 स्टूडेंट्स हैं। इनमें से हमने वो पिक करने हैं जिनकी हाइट जो है 144 सेंटीमीटर से 164 सेंटीमीटर के दरमियान है, इंक्लूसिव वो 144 और 164, यानी 144 और 164 भी जिसकी है वो भी इंक्लूडेड होगा उसके अंदर। ओके, फॉर ईच हाइट इन द लिस्ट ऑफ ऑल हाइट्स, स्टेप नंबर 4 में क्या हुआ कि तमाम जो हाइट्स हैं हमारे पास स्टूडेंट्स की, उसको एक लिस्ट में हमने लिख लिया। उसके बाद स्टेप नंबर 5, अब ये स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6 ये जरा समझने वाला है। ये देखें, इफ हाइट ग्रेटर देन 144, अगर हाइट की वैल्यू 144 से ग्रेटर है, यानी हाइट मतलब पहली जो वैल्यू आएगी, ये हाइट जो क्या है, हाइट क्या है, ये पहली वैल्यू, ठीक है, 154 सबसे पहले कंसीडर होगी पहली वैल्यू। मतलब हर स्टूडेंट को एक एक करके हमने चेक करना है। अब सबसे पहले आया पहला स्टूडेंट जिसकी हाइट है 154। क्या हमने देखना है कि 154 जो है 144 और 164 के दरमियान में है। अगर तो है तो फिर हम काउंट की वैल्यू 1 कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक स्टूडेंट आ गया। अगर नहीं है तो काउंट की वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे। ओके, स्टेप नंबर 5 में क्या है, इफ हाइट ग्रेटर देन 144, अगर हाइट जो है स्टूडेंट की वो 144 से ग्रेटर है, एंड हाइट लेस देन इक्वल्स टू, नीचे डैश लगी, इसका मतलब इक्वल भी है, लेस देन इक्वल्स टू 164, यानी हाइट 144 से ग्रेटर और 164 से कम या इक्वल अगर है, तो फिर देन क्या करो, सेट काउंट टू काउंट प्लस 1, तो काउंट में एक 1 कर दो कि हमारे पास एक स्टूडेंट आ गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर देन पे नहीं जाना। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करना, दोबारा स्टेप 4 पे जाना है और अगले स्टूडेंट को चेक करना है। पहले वाला साइड पे कर दिया, काउंट की वैल्यू कोई नहीं हुई, हमारे पास कोई प्लेयर अभी नहीं आया, दूसरे को चेक करेंगे, फिर तीसरे को चेक करेंगे। मतलब लाइन वाइज स्टूडेंट आ रहे हैं, अपनी हाइट चेक करवाते जा रहे हैं। अगर स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहा है तो हम फिर क्या कर रहे हैं, अपने पास 1 लिखते जा रहे हैं, 1 एक स्टूडेंट आ गया। फिर अगर एक और सिलेक्ट हो जाएगा तो अपने पास प्लस 1 कर देंगे, 2 हो जाएगा। फिर आएगा तो फिर प्लस 1 करेंगे, 3 हो जाएगा। 3 स्टूडेंट्स आ गए। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट आ गया जो कि फुलफिल नहीं कर रहा क्राइटेरिया, जिसकी हाइट 144 से कम या 164 से ज्यादा है, तो इसको हम साइड पे कर देंगे और वहां पे काउंट में वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि अब स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो आया था वो क्या था, 154। तो क्या 154 144 से बड़ा है? यस, 154 144 से ग्रेटर है। अब ये भी तो देखना है कि क्या 164 से कम है, तो वाकई वो कम भी है। इसका मतलब है कि ये जो स्टूडेंट है ये एलिजिबल है, ये इसकी हाइट जो है वो इनके बिटवीन में ही है, ये ठीक है। ओके, तो फिर क्या करेंगे, देन ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये वाली सारी हाइट ग्रेटर देन 144 एंड हाइट लेस देन इक्वल्स टू 164, ये कंडीशन जब ट्रू हो गई तो देन क्या करना है, सेट करना है काउंट की वैल्यू, काउंट प्लस 1। काउंट की वैल्यू पहले 0 थी, 0 प्लस 1 क्या हो गया, 1 हो गया। अब एक स्टूडेंट सिलेक्ट हो गया, साइड पे हो गया। दोबारा जाएगा 4 के पास, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या करेगा, जो लिस्ट में से हाइट थी दूसरे, ये जो हमारे पास लिस्ट थी हाइट्स की, उसमें अब दूसरा स्टूडेंट चेक होगा, उसकी वैल्यू है 140। फिर यहाँ पे आके चेक करेंगे क्या 140
144 से ग्रेटर है नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई। ये जो एंड दरमियान में लगाया हुआ ना एंड, इसका मतलब ये है कि इस तरफ जो कंडीशन लगी हुई है ये भी ट्रू होनी चाहिए और इस तरफ जो कंडीशन लगी ये भी ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, ये दोबारा समझें, जो यहाँ पे एंड लगा हुआ है इसका मतलब है ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि ये कंडीशन ट्रू हो जाती है या ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो आगे देन के आगे जाके काउंट की वैल्यू में प्लस कर तो गलत हो जाएगा। कैसे? फर्ज करते हैं ये 140 है वैल्यू 140, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, 140 144 से बड़ा नहीं है, कंडीशन फॉल्स। तो ये वाली क्या कंडीशन ट्रू है? ये तो ट्रू हो गई है। क्यों? क्योंकि 140 164 से लेस है, तो वो क्या करेगा, काउंट में 1 कर देगा। हालांकि हमारा क्राइटेरिया क्या था कि 144 से 164 के दरमियान हाइट होनी चाहिए, जबकि ये तो 140 है, तो गलत हो गया, ये स्टूडेंट तो एलिजिबल है ही नहीं। ठीक है, तो इन दोनों का ट्रू होना जरूरी है। 144 से बड़ा तो हो नंबर, लेकिन 164 से कम या उसके इक्वल भी होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो जब 140 आया तो कंडीशन ट्रू नहीं हुई, क्योंकि ये तो फॉल्स हो गई, ये ट्रू हो गई लेकिन ये तो फॉल्स है, तो देन के आगे नहीं जाएगा, काउंट में वैल्यू प्लस नहीं करेगा। इस स्टूडेंट को कहेगा भाई तुम साइड पे हो जाओ, तुम्हारी जो हाइट है वो छोटी है, तुम इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, तुम इसके लिए अहल नहीं हो, वो साइड पे हो जाएगा, काउंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद दोबारा इसके पास जाएगा स्टेप 4 के पास, फिर 155 आएगा। 155 की भी कंडीशन ट्रू है, 155 ग्रेटर होता है 144 से और 155 जो है वो लेस होता है 164 से, ये कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू, काउंट की वैल्यू में +1, तो दो स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए, दो प्लेयर हमने सेलेक्ट कर लिए, 3 देखे थे उनमें से 2 सेलेक्ट हो गए। इस तरह से ये आगे चलेगा और जब ये सारा मुकम्मल हो जाएगा और आउटपुट कर देगा काउंट की वैल्यू, स्क्रीन पे हमें दिखा देगा या हमें आउटपुट में दिखा देगा भाई काउंट की वैल्यू क्या है, 4 प्लेयर्स या 9 प्लेयर जितने भी सिलेक्ट होते हैं वो बता देगा, क्योंकि काउंट में 1 प्लस होता जा रहा है जैसे जैसे प्लेयर सिलेक्ट हो रहे हैं। एट द एंड काउंट की वैल्यू, काउंट एक सिर्फ नंबर है, आप ए लिख लें बी लिख लें कुछ भी नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो काउंट की वैल्यू एट द एंड जो भी होगी उतने प्लेयर जो है वो एलिजिबल होंगे, उतने प्लेयर हमने सिलेक्ट किए होंगे, वो एंड पे दिखा देगा। अब हमारा एल्गोरिथम सही काम कर रहा है या गलत कर रहा है, इसको हम कैसे चेक करते हैं? ट्रेस टेबल से चेक करते हैं। एल्गोरिथम मैंने आपको समझा दिया है, अब मैं आपको ट्रेस टेबल समझाने लगूं, ध्यान से देखना आपने। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ स्टेप्स लिखते हैं, जैसे जैसे स्टेप्स चल रहे हैं। पहले स्टेप चला स्टेप नंबर 1, फिर चला स्टेप नंबर 2, फिर चला स्टेप नंबर 3, फिर चला स्टेप नंबर 4, फिर चला स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 के बाद फिर स्टेप नंबर 4 पे गया, फिर 5, फिर 4, फिर 5, ये चलता रहेगा 4 5 4 5 चलता रहेगा जब तक ये सारी वैल्यूज, ये सारे स्टूडेंट्स चेक नहीं होते। बार बार स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप 4 स्टेप 5 चलता रहेगा। जैसे सारे कंप्लीट होंगे फिर वो स्टेप 6 पे आएगा और फिर स्टेप 7 पे आएगा। तो इसमें उसी तरह से लिखा स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5, फिर स्टेप 4 फिर स्टेप 5, फिर स्टेप 4 फिर स्टेप 5 एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा 8 दफा, ये स्टेप 4 स्टेप 5 रिपीट होंगे क्योंकि 8 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा काउंट, यहाँ काउंट की वैल्यू देखनी है, काउंट की वैल्यू कब बढ़ रही है कब नहीं, कितनी हो रही है, वक्त के साथ चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। जब चेंज होगी वहां लिख देंगे, जहां नहीं होगी वहां खाली छोड़ देंगे। ऑल हाइट्स, यहाँ पे हमने हाइट्स लिखनी है, जो हमारे पास सारी हाइट्स हैं और वो किस स्टेप में हमें हाइट्स मिली है वो उस स्टेप में ही हमने लिखनी है। जैसे स्टेप नंबर 3 में हमें ये हाइट्स मिली है, स्टेप नंबर 3 में हमने सेट की है तमाम हाइट्स को इनके इक्वल, तो स्टेप नंबर 3 में यहाँ वो हाइट्स मैंने लिख दी, मैंने डॉट डॉट लगा के लिखे चूंकि जगह नहीं है इतनी, बुक में सारी लिखी हुई है। ओके, हाइट, यहाँ पे जो भी हाइट आती जाएगी वो लिखते जाएंगे। पहले जो स्टूडेंट आया था उसकी हाइट थी 154, फिर जो स्टूडेंट आया उसकी हाइट थी 140, फिर आया 155 वाला, फिर आया 164 वाला, फिर आया 144 वाला। ये जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे हाइट्स उनकी लिखते चले जाएंगे। ओके, ये तो हो गया ट्रेस टेबल, इस तरह से फिल करते हैं। अब यहाँ पे देखें, इसको हम चलाएंगे कैसे, चेक कैसे करेंगे। देखें, सबसे पहले स्टेप 1 में काउंट की कोई वैल्यू मिली थी? कोई वैल्यू भी है ही नहीं, इसलिए डैश डैश 2 दफा लगा दिए। डैश डैश का मतलब है कि अभी कोई वैल्यू मिली नहीं। ऑल हाइट्स, क्या हाइट हमें मिली है? नहीं मिली। क्या कोई हाइट आई है अभी तक? अभी तक कोई स्टूडेंट नहीं आया। स्टेप 1 में कुछ भी नहीं आया। स्टेप 2 में काउंट को वैल्यू मिली है? जी मिली है, 0। यहाँ पे उसने कह दिया सेट काउंट टू 0, ठीक है, यहाँ 0 लिख दिया। क्या हाइट्स आई है? नहीं। क्या कोई एक स्टूडेंट भी आया? अभी नहीं आया। स्टेप 3 में काउंट की वैल्यू कोई मिली है? नहीं मिली, खाली छोड़ दिया। वैल्यू आ चुकी हुई है काउंट की लेकिन अभी कोई इजाफा नहीं हुआ, इसलिए खाली छोड़ना है। जब वैल्यू नहीं थी तब डैशेस लगानी है, ये फर्क है डैश और खाली जगह में। खाली जगह का मतलब है वैल्यू आ चुकी हुई है लेकिन कोई इजाफा नहीं हुआ, कोई चेंजिंग्स नहीं आई। लेकिन डैश का मतलब है अभी कोई वैल्यू ही नहीं मिली। ठीक है, उसके बाद तमाम हाइट्स, स्टेप नंबर 3 पे तमाम हाइट्स मिल गई हैं? हाँ जी मिल गई हैं, सारी हाइट्स हमने यहाँ पे लिख लेनी है। क्या कोई स्टूडेंट आया अभी तक जिसको हमने चेक करना? नहीं आया, खाली छोड़ दिया। ओके, हाइट्स तो मिल गई थी ना, लेकिन यहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं भी आया तो खाली छोड़ दी, वरना डैश लगाते हैं
क्योंकि हाइट्स अगर ना मिलती फिर डैश लगनी थी, हाइट्स मिल चुकी हैं हमें, स्टूडेंट्स आ चुके हैं, लेकिन अभी वो एक एक स्टूडेंट करके हमने चेक करना शुरू नहीं किया। स्टेप नंबर 4 पे क्या किया हमने, स्टेप नंबर 4 पे सबसे पहली हाइट को हमने ले लिया, पहले स्टूडेंट को बुला लिया, भाई तुम आ जाओ, जिसकी हाइट है 154, पहले वाले को बुला लिया। तो वो पहला स्टूडेंट आ गया, स्टेप 4 में पहला स्टूडेंट आ गया, उसकी हाइट क्या है 154, वो यहाँ पे हाइट में लिख देनी कि भाई ये एक आ गया। स्टेप नंबर 5 में, स्टेप नंबर 5 में कंडीशन ट्रू हुई है कि फॉल्स हुई है, मुझे बताएं। 154 जो है वो 144 से ग्रेटर भी है और 164 से लेस भी है। कंडीशन ट्रू हुई है क्योंकि 154 वाला जो है स्टूडेंट, इसकी हाइट मुनासिब है, ये खेल सकता है वॉलीबॉल। कंडीशन ट्रू हुई है तो देन काउंट की वैल्यू में इजाफा हुआ है। स्टेप 5 में काउंट की वैल्यू 1 हुई है क्योंकि एक स्टूडेंट सिलेक्ट हो गया, तो काउंट की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। दोबारा स्टेप नंबर 4 गया क्योंकि अब दूसरा स्टूडेंट आ गया, दूसरे की हाइट है 140, जो हाइट है 140 ये आया हमारे पास। अब स्टेप नंबर 5 में, स्टेप नंबर 5 में क्या काउंट की वैल्यू बढ़ी है? नहीं बढ़ी, क्योंकि 140 जो है वो 144 से लेस है, ठीक है, यानी वो जो रेंज हमने स्पेसिफाई की हुई है 144 से 164 के दरमियान में नहीं है, उससे कम है, तो वो नहीं खेल सकता, उसको हमने साइड पे कर दिया, तो काउंट की वैल्यू हमने नहीं बढ़ाई। जब काउंट की वैल्यू नहीं बढ़ाई तो काउंट की वैल्यू क्या रही? 1 ही रही अभी तक, तो अभी 1 ही लिखा, कोई चेंज नहीं आया, 1 ही लिख दिया ऐसे। फिर स्टेप 4 आया, दोबारा स्टेप 4 में अगली हाइट को पकड़ा, अगले स्टूडेंट को बुलाया जिसकी हाइट है 155। अच्छा, स्टेप नंबर 5 आया, स्टेप नंबर 5 में 155 ग्रेटर है 144 से, जी ग्रेटर है, लेस है 164 से, जी लेस है, तो कंडीशन ट्रू होगी, तो देन क्या करेगा, काउंट में +1 कर देगा। तो जब काउंट में +1 किया तो काउंट की वैल्यू 2 होगी, वो यहाँ पे लिख देना, ठीक है। जैसे जैसे आ ही जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ हाइट में भी लिखते जा रहे हैं हम। यहाँ स्टेप 4 में पहला आया था स्टूडेंट, स्टेप 5 में काउंट की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर दूसरा आया, उसको हमने लिखा 140, इसे हमने सिलेक्ट नहीं किया, काउंट नहीं बढ़ा हमारे पास, अभी एक ही स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ। फिर जब तीसरा आया 155, ये भी सिलेक्ट हो गया, तो फिर काउंट की वैल्यू 2 होगी। फिर जब चौथा आया स्टेप 4 में, जिसकी हाइट है 164, तो क्या 164 वाला एलिजिबल है? क्योंकि मैंने कहा था कि उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है जो 144 से 164 के दरमियान है। इनमें 144 अगर जिसकी है, जिसकी 164 भी है, वो भी सिलेक्टेड है, ठीक है। तो 164 वाला आया था, तो 164 144 से ग्रेटर है, ये कंडीशन ट्रू। 164 ये जो हाइट है वो लेस तो नहीं है 164 लेकिन इक्वल तो है ना, ये डैश लगी हुई है, ये भी कंडीशन ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो इसको हम रख लेंगे स्टूडेंट को भी, और काउंट में इजाफा कर देंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे, काउंट की वैल्यू +1 हो जाएगी। अगला स्टूडेंट आया 144 वाला, अब इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझना है। अगला स्टूडेंट कौन सा आया? 144 वाला। अब अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया जो हमने स्पेसिफाई किया हुआ है कि 144 और 164 शामिल है, 144 को शामिल होना चाहिए था, लेकिन ये एक लॉजिकल एरर आ गया कि मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाया, जैसे यहाँ लगाया ना लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ भी ग्रेटर इक्वल्स टू होना चाहिए था, तो 144 वाले को हमने बाहर निकाल दिया, हमने कहा भाई तुम एलिजिबल नहीं हो, हालांकि वो एलिजिबल था, हमारा एल्गोरिथम गलत था, हमारी गलती। अब वो स्टूडेंट बाहर निकल गया 144 वाला, तो काउंट की वैल्यू में कोई भी इजाफा नहीं हुआ, ये देखें ये 3 की 3 रही है वैल्यू, उस स्टूडेंट को हमने बाहर निकाल दिया। फिर 144 के बाद ये देखें ये जो है ये एलिजिबल था, लेकिन ये इसको हमने बाहर निकाल दिया, इसको हमने सिलेक्ट नहीं किया। 166 ये ग्रेटर है 164 से, ना लेस है, ये देखें ये ग्रेटर तो है लेकिन ना लेस है ना इक्वल है, ये फॉल्स हो गई, तो काउंट की वैल्यू में इजाफा नहीं करेगा, ये भी सिलेक्ट नहीं होगा। 160 वाला सिलेक्ट हो जाएगा, 143 वाला भी नहीं होगा क्योंकि छोटा है ये नंबर, ये भी नहीं होगा। कितने सिलेक्ट किए हमने स्टूडेंट? एक हमने 154 वाला किया, एक हमने 155 वाला किया, एक हमने 164 वाला किया, एक हमने 160 वाला किया। कितने हमने सिलेक्ट किए इस एल्गोरिथम के मुताबिक? 1 2 3 4। तो काउंट की वैल्यू एट द एंड क्या जाएगी? इसके बाद नीचे जाते जाएंगे, इसी तरह से करते जाएंगे इसको। एट द एंड काउंट की वैल्यू क्या जाएगी? 4, ठीक है। हमने 4 स्टूडेंट सिलेक्ट किए 8 में से, हालांकि 5 होने चाहिए थे, ये वाला भी होना चाहिए था, लेकिन एक छोटी सी मेरी गलती, मेरे एल्गोरिथम ने अपने मुताबिक सही काम किए, मेरी ये गलती थी, वो क्या थी? लॉजिकल एरर निकल आया। क्या गलती थी कि मैंने यहाँ इक्वल नहीं लिखा, तो 144 वाला जो बेचारा बच्चा आया वो स्टूडेंट, उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, हमने कहा भाई तुम हमारे एल्गोरिथम में से गुजर के पास नहीं हुए, तुम नहीं सिलेक्ट हो सकते, हालांकि वो एलिजिबल था, उसको रखना चाहिए था। तो ये छोटी सी गलती है। मुझे आंसर क्या मिला? काउंट की वैल्यू एट द एंड आउटपुट में, जब ये सारे स्टेप 4 स्टेप 5 8 दफा चल जाएंगे, 8 स्टूडेंट्स आगे गुजर जाएंगे, फिर आपने लास्ट पे लिखना है स्टेप 6, काउंट की वैल्यू लिख देनी है आउटपुट में 4, और फिर एंड पे स्टेप नंबर 7 लिख देना है। तो हालांकि काउंट की वैल्यू 5 होनी चाहिए थी,
इसको मिला के, लेकिन काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। आंसर मुझे मिलना चाहिए था, 5 स्टूडेंट्स मैंने सिलेक्ट करने चाहिए थे मुझे, लेकिन मैंने 4 कर लिए, एक बच्चा जो है उसको मैंने निकाल दिया। ये गलती हुई एल्गोरिथम में, और ऐसा जो एरर है लॉजिकल एरर होता है। तो ट्रेस टेबल की मदद से हमें पता लग गया कि भाई हमने गलती की है। यहाँ पे आके 144 वाले को सिलेक्ट होना चाहिए था, यहाँ पे वैल्यू क्यों नहीं बढ़ी, यहाँ से वैल्यू नहीं बढ़ी, ये यहाँ पे हमने एरर को डिटेक्ट किया, यहाँ पे गलती है। अब हम क्या करेंगे, एल्गोरिथम को देखेंगे, भाई इस जगह पे मसला आया है, तो इसको यहाँ पे भी ऐसे होना चाहिए, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 144 होना चाहिए था, क्योंकि 144 वाला भी शामिल है। ठीक है, अब ये भी हम सिलेक्ट करेंगे, तो अब जब चलेगा ये ट्रेस टेबल, तो फिर एट द एंड काउंट की वैल्यू 5 ही जाएगी, हम 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से एक छोटी सी भी गलती हमारी हमारे एल्गोरिथम को गलत करके सॉल्यूशन गलत हमें दे सकती है। उम्मीद है कि ट्रेस टेबल की समझ आ गई होगी, इस एल्गोरिथम की समझ आ गई होगी। एक एक बात बताइए, अगर नहीं समझ आए दोबारा लेक्चर जो है वो देखें, लेक्चर को दोबारा रिवर्स करके प्ले करें, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। कंसंट्रेशन के साथ समझने वाला लेक्चर था। अच्छा, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है, उसके ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। वो लिखा हुआ है जी कि इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग। टेस्टिंग के लिए इनवैलिड डाटे का क्या रोल है, वो मैंने आपको जो टेस्ट डाटा बताया था ना, टेस्ट डाटे वाला टॉपिक, वो मेरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर आई थिंक 9 है शायद, टेस्ट डाटा वाला। उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 9 आई थिंक, चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में। उसके अंदर मैंने बताया हुआ है इनवैलिड डाटा से क्या मुराद है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए वो समझना यहाँ पे दोबारा बताना जरूरी नहीं है। उम्मीद है कि इतनी समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।